डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जज कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे। कौन बनेगा? ब्राह्मण बनिया बनेगा। हम क्या बनेंगे? उनके लात खाएंगे और लात खाने के बाद क्या बोलेंगे? अरे ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मैंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है राम मंदिर को लेकर। जय भीम कहने से थोड़ी जय होने वाला है। ये नरेंद्र मोदी कल भाषण किया 14-15 को, आपके बारे में भाषण नहीं किया। वो जो आतंकवादी ब्राह्मण लोग हैं उनके बारे में कहा ये देशभक्त है। बताओ। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों का संगठन, ये चेहरे अलग अलग है मगर इनके नेता एक ही जाति के। जब अहीरों को लात पड़ी तो इस हद तक आ गए कि हमारा धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं, हम इस देश के मूल बाशिंदे हैं। योगी आदित्यनाथ और उसके पीछे जो आरएसएस के लोग हैं उनको दिखा देंगे कि हम में शक्ति है। वैसे युवाओं को मार डाला जा रहा है, युवतियों को मार दिया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो क्या हम जिंदा होने का कोई सबूत है हमारे पास? हमें जिंदा होने का सबूत दिखाना होगा। तो आने वाली जो 14 अक्टूबर है ये केवल सभा नहीं है, ये हमारे लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा करने की रैली है। क्योंकि वो जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम अब रुक गया है। जागृति का कार्यक्रम चुनाव के समय में नेता जग जाते हैं, बाकी समय में क्या हो रहा है? कोई किसी के समर्थन में खड़ा हो रहा है। दूसरा, इसको बचाया जाएगा तो यहां चाइना के लोग आएंगे, जापान के लोग आएंगे, दुनिया के लोग आएंगे, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां हवाई जहाज उतरेगा, बचेगा तो। मगर वो बचाना नहीं चाहते। मैंने कुछ मौर्य लोगों को कहा, शाक्य मौर्य लोगों को कहा, तो उन्होंने कहा हमारी भी इच्छा, इसको बचाना चाहिए। तो मैंने कहा आप इकट्ठा हो जाओ, मैं मेरे लोगों को इकट्ठा करता हूं। तो वो कार्यक्रम जो वहां होने वाला है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का कार्यक्रम नहीं है, उसमें ओबीसी के लोग भी आएंगे। तो हमारा तो बाबा साहब को तो हम रात दिन तो जयजयकार ही करते हैं। तो उस जगह पर हमें जाने में कौन रोकेगा? हमें वहां जाना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। वो जहां पर अभी राम मंदिर बन रहा है वहां अशोका के 4 स्तूपा है और एक स्तूप में बुद्धा की हड्डी रखी हुई है। उसको कहते हैं रिलिक कास्केट, यानी बुद्ध के शरीर अवशेष। बुद्ध का जब निधन हुआ कुशीनगर में, आपके उत्तर प्रदेश में, तो 8 हिस्से किए थे बुद्धा के बॉडी के। तो अशोक राजा जब आए तो उन्होंने 8 स्तूपों को खोला और 8 स्तूपों को और छोटे छोटे हिस्से किए। तो पूरे दुनिया में 84,000 स्तूप बनाए और उन स्तूपों के अंदर बुद्ध के शरीर अवशेष रखे। तो इसमें भी शरीर अवशेष रखे हैं। जहां हम जिसको हम बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, 84,000 ही क्यों रखे? हमारे लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता में लिखा है कि अगर तू ब्राह्मण का नहीं मानेगा, वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करेगा, तो गीता में लिखा है तू कहा जाएगा 84 लक्ष योनि में जाएगा। हाँ, लाख। तो ये 84 लाख क्यों लिया? क्योंकि अशोक राजा ने 84,000 विहार बनाए थे। अब उनको 1000 ही लेना था, 84,000। फिर बाद में उनको समझ में आया अरे कल तो हमको पकड़ लेंगे, हमारी चोरी को पकड़ लेंगे, मगर 84 आंकड़ा उन्होंने लिया। तो 84,000 जो स्तूप बनाए थे उस स्तूप में से ये स्तूप है तथागत बुद्ध का। यहां एक गांव में हम गए, वहां पहाड़ियों पर चित्र है, चित्र पेंटिंग है बुद्ध की स्तूपा की। कौन सा गांव है? गुरुपुर। वहां अभी कुछ कुशवाहा लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
मगर मैंने देखा वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, वहां कर्मचारी नहीं है। तो ये कार्यक्रम दो मकसद से है। एक तो सरकार को सचेत करना है, केंद्र और राज्य सरकार को, आप इसको प्रिजर्व करो। नहीं करते हैं तो 2027 में हम सत्ता बना लेंगे, हम प्रिजर्व करेंगे। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है, ब्राह्मणों की सत्ता है। दूसरी बात, वो जो बुद्धा की मुंडी कटी हुई है, कितनी दुख दर्द वाली बात है कि यहां आसपास के एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई है और पूरा बॉडी वहां पर है। तो यहां की सरकार डर नहीं रही है। तो हमें बौद्ध धर्म अपनाना होगा, तो बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा तो शुरू करनी होगी। तो मैं इस मौके पर आप लोगों को ज्यादा न कहते हुए, इस गांव में हमने मीटिंग इसीलिए रखा कि इस गांव के लोग, युवा लोग, खास करके महिलाएं लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे। हम हिंदू नहीं हैं, हम इस देश के मूल बाशिंदे हैं और हम अशोका के, आप लोगों के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, ये अशोक राजा का खून है। आप अशोका की संतान हो और बाबा साहब इधर वो अशोका की विरासत को जिंदा करना चाहते थे। उसके पहले ही उनकी जो प्राण ज्योत है वो बुझ गई, इस वजह से वो यहां हो नहीं पाया। कांशीराम जी करना चाहते थे, जिस साल करना चाहते थे उसी साल उनका देहांत हो गया। तो अब वो कौन करेगा? बाबा साहब की तो जय जयकार हर कोई कर रहा है, मगर जय जयकार करने से जय जयकार होने वाला नहीं है। बुद्ध धर्म अपनाने से वास्तविक जय जयकार होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश के 4 लोग सामूहिक तौर पर 10 लाख लोग इकट्ठा आ जाए और बुद्ध धर्म अपना ले, तो पूरा भारत बौद्धमय बनने के लिए महीना भर काफी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम उनके गुलाम रहेंगे तो हम काटे जाएंगे, मारे जाएंगे और प्रताड़ित किए जाएंगे। तो ये 14 तारीख जो है हमारे लिए एक भविष्य का एक भूचाल आने वाला है, उसका ये आरंभ बिंदु है। क्योंकि हमारा समाज अभी इतना परिपक्व नहीं है, उसको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व अलग है, हम उसके अंदर अपना अस्तित्व नहीं देख सकते। रविदास महाराज को आप जानते हो, रविदास महाराज जी को मानते हो। रविदास महाराज जी ने क्या कहा? देखो, साधु आज के क्या कहते हैं और उस समय के हमारे संत महात्मा, हमारे गुरु, जगत गुरु रविदास महाराज क्या कह रहे हैं? ऐसा चाहूं राज में, देखो राजा, एक साधु आदमी राज्य बनाने की बात कर रहा है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी रविदास को फूल माला चढ़ाने से रविदास खुश होने वाले नहीं है। तो रविदास जी का जो सपना है वो हमारा राज आना चाहिए। रविदास जी क्या बोल रहे थे? रविदास जी बुद्ध ही वाणी बोल रहे थे। मैंने अभी कांशीराम जी का एक वक्तव्य सुना। कांशीराम जी उसमें कह रहे थे कि हमारी सरकार थी और हम लोग वाराणसी का नामकरण करने वाले थे। उन्होंने कई जिलों का नाम बदला, तो वाराणसी जिले का नाम उन्होंने तय किया था संत रविदास नगर। ये बोले हमने सीक्रेटली डिस्कशन किया, मंत्रियों को तक पता नहीं लगने दिया, मगर वहां पंडे लोग जुलूस लेकर आ गए विरोध करने के लिए। हम लोग करने वाले थे घोषणा कि तुरंत वो लोग जुलूस करके आ गए। इसका मतलब कांशीराम जी ने कहा कि हमारे फोन टैप हो गए थे केंद्र सरकार के द्वारा और हमारी इंटरनल पॉलिसी की बात डिस्क्लोज हो गई थी। अगर वो ज्यादा हंगामा नहीं होता तो वाराणसी का नाम आज वाराणसी नहीं होता, आज उसका नाम संत रविदास नगर होता। तो आज पंडे लोगों को जितना खुशी होता है, वाराणसी आज ब्राह्मणों का गढ़ बना हुआ है, मगर आज वो रविदास जी का नगर बनता। आज जो मंदिर का विवाद चल रहा है वो मंदिर नहीं है, नीचे बुद्ध विहार है, नीचे बुद्ध की मूर्तियां मिली है, मगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। आज वो जजेस को मैनेज कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मुकाबला अगर करना है तो अपने समाज को जगाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आने वाले 14 तारीख को आपको अगर कोई काम धाम है, काम छोड़ दो। वैसे तो अभी खेती का काम हो गया, अभी फ्री है,
मगर युवा लोगों को आसपास के गांव में जाकर मीटिंगें करानी है, आसपास के लोगों को समझाना है कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाई हुई विरासत मिली है और उसको बचाने के लिए सभा है और ये लोग आ रहे हैं। उस दिन हम लोग योगी आदित्यनाथ और उसके पीछे जो आरएसएस के लोग हैं उनको दिखा देंगे कि हम में शक्ति है, हमको कम आकलन नहीं करे। उसमें ओबीसी भी आएंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग भी आएंगे और उसमें महिलाएं भी रहेगी और गांव गांव से लोग अपनी रोटी बांध कर वहां आएंगे। ये कहकर आएंगे मेरे बाप दादाओं की विरासत है, हम गुलाम की औलाद नहीं है। आज हमें गुलाम मान रहे लोग, मगर हम गुलाम की संतान नहीं है, हम अशोक राजा की औलाद है। हमारा बाप जो है अशोक राजा है, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो आने वाले 14 तारीख को वहां जनसभा होगी और हर बात का हिसाब लिया जाएगा। ये जो उत्तर प्रदेश में जो तानाशाह चल रहा है, ये जो गुंडाराज चल रहा है, अगर हम कल्पना करो जिस आहिर का सर मुंडवा दिया और उसने अकेले ने केवल मीडिया के सामने आकर घोषित कर देता कि ललित सिंह यादव ऐसे मेरे पुरखे हुए थे जिन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, अब मैं भी बुद्ध धर्म अपनाने वाला हूं और फलाना फलाना तारीख को अपनाने वाला हूं, तो ब्राह्मण लोग डर जाते। ये पर्याय नहीं है कि आपको हम 21,000 रुपए देते, ये पर्याय नहीं है, ये तो गुलामी का समर्थन है। क्या उसकी बेइज्जत चली गई, उसकी इज्जत चली गई? 21,000 51,000 रुपए देने से उसकी इज्जत आने वाली है क्या? आपको मैं बताता हूं इससे क्या हुआ। अहिरों की आंखें खुली, अहिरों के युवाओं ने गांव गांव में बोर्ड रखा, बोर्ड पर लिखा, पेंटिंग से लिखा, चौक से नहीं लिखा ताकि लोग मिटा देंगे, कलर में लिखा कि इस गांव में अभी पंडितों का आना मना है और ब्राह्मण के बगैर हम सब कुछ करेंगे। शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मृत्यु का कार्यक्रम, गाड़ी लिया तो गाड़ी की पूजा ही हम करेंगे मगर ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। ये कोई साधारण परिवर्तन थोड़ी है। जो समझाने से समझ नहीं रहा था, कबीर साहब ने कहा था, एक दिन उन्होंने कहा समझाने से समझत नहीं, लात पड़े सो चिल्लाए। तो जब अहिरों को लात पड़ी तो इस हद तक आ गए कि हमारा धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक नहीं है। अगर ये सम्मेलन हो जाए और उस मन से यादव भी बोल दे कि हम बुद्ध की औलाद है, मौर्य भी बोल दे हम बुद्ध की औलाद है, और शेड्यूल कास्ट के लोग अंबेडकरवादी तो बुद्ध की औलाद है ही, तो इस उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर पैदा होगी। कोई महापुरुष आने वाला नहीं है। रविदास महाराज आज आने वाले हैं, अंबेडकर साहब आज आने वाले हैं, तो हमें उनके विचारों को पकड़ना होगा। जय भीम कहने से थोड़ी जय होने वाला है, कोई मकसद चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मैं क्यों आया हूं? ये मेरे लोग हैं। मैं पिछले 23 साल से अपना घर परिवार छोड़ के यही काम कर रहा हूं, तब जाकर ये वकील साहब ये लोग मेरे दोस्त बने। मेरा कोई अपना लक्ष्य नहीं है। मैंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है राम मंदिर को लेकर, क्योंकि मुझे मालूम है लड़ना होगा तो मेरे लोग भी तो मेरे साथ चाहिए। वहां जो मंदिर बन रहा है वहां एक बड़ा टीला है, अभी आपको बता देता हूं मेरी लड़ाई किस आधार पर है। वहां एक बड़ा टीला है, उसको कुबेर पर्वत कहते हैं, और उसके अंदर है बुद्धा के शरीर के अवशेष, अस्थियां है, अस्थि कलश है। ये ये बनारस यूनिवर्सिटी के लोगों ने जाकर भी वहां सर्वे किया तो उन्होंने भी रिपोर्ट छापकर कहा हाँ हम भी गए थे, वहां बुद्ध का अस्थि कलश है। उसको बुलडोजर तोड़ के वो 2027 में यानी अगले 2026 में बिगुल बजाने वाले हैं और वो स्तूप तोड़कर वहां नया मंदिर, एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और मोदी के हाथ से उद्घाटन करेंगे। हमारे कौन तो सोई पड़ी है अभी। तो मैंने उनको कोर्ट में घेर लिया, वहां वकील को खड़ा कर दिया। अब वो क्या जान रहे हैं, ब्राह्मण जैसे वो क्या जान रहे हैं
इनके लोगों को कहा मालूम है, कुछ भी फैसला दो तो वकील उधर लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में हम हमारी तैयारी करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। ब्राह्मण का कुछ भी नहीं है। अभी आप गांव के लोग, आपको एक कटु सत्य बताता हूं, हमारे लोगों के अंदर कुछ भी संवेदना नहीं है। अब ये कानून पास हो गया है, हमारी माता बहनें, हमारी बुजुर्ग लोग हैं यहां पर, आप जो जीवन में बड़ा काम करते हो, गांव के लोग पूंजी इकट्ठा करते हो, काय के लिए इकट्ठा करते हो कि मेरा बेटा बेटी पढ़े, उसको रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगा। ऐसे ही हुए लोग। अधिकारी कैसे बने? गरीब घर से अधिकारी पैदा हुए। प्रोफेसर कहां से पैदा हुआ? जिसका मां बाप मजदूर था। जज कहां से पैदा हुआ? जिसका मां बाप मजदूर था। क्लर्क कैसे बना? जिसका मां बाप मजदूर था, मगर बेटा पढ़ा तो उसको जॉब मिला। अभी इन लोगों ने, ये योगी के लोगों ने 27,000 स्कूल बंद कर दिए, आपको खबर है? वो मंदिर की बातें कर रहे हैं ताकि आप लोग घंटा बजाओ, अधिकार नहीं मिलेगा। स्कूल चलेगा तो आपका बच्चा इंसान बनेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा तो इंसान बनेगा, पढ़ाई लिखाई से टूट जाएगा तो जानवर बन जाएगा। अगली उन्होंने प्लान किया, लॉकडाउन था 2020-21 में, लॉकडाउन, सबको डंडे मारकर घर के अंदर बिठाया था। जो काम के लिए दूर गए थे पैदल पैदल आ रहे थे अपने राज्यों में, इनको फिक्र नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया? आरएसएस एक जहरी संगठन है, ये ब्राह्मणों का संगठन है, ये कोई ओबीसी का संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इन्होंने लॉकडाउन में क्या किया? एक काला कानून बनाया। उस कानून का नाम क्या है? नई शिक्षा नीति। देखो नाम बदला, नई शिक्षा नीति। और उसके अंदर उन्होंने लिखा ये ट्रिपल-P होगा। ट्रिपल-P का मतलब, ये अंग्रेजी शब्द है। ट्रिपल-P का मतलब, पहला P मतलब पब्लिक, पब्लिक यानी सरकारी। ये जो हम इस बिल्डिंग में है, ये सरकारी बिल्डिंग, ये पब्लिक सेक्टर की है। पहला P यानी पब्लिक यानी सरकारी। दूसरा P यानी प्राइवेट, यानी अंबानी, अडानी, ये इनकी पार्टनरशिप रहेगी। और तीसरा P का मतलब पार्टनरशिप। तो अभी 27,000 स्कूल योगी आदित्यनाथ ने बंद करके अंबानी को स्कूल खोलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था पर्दे के पीछे। तो 27,000 स्कूल बंद हो जाएगी तो बाकी स्कूल इमर्ज हो जाएंगे और उसमें अंबानी की भागीदारी रहेगी। और ये 5 साल तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा, फिर अंबानी सरकार को लात मार देगा और कहेगा मेरा स्कूल है, या फर्स्ट क्लास में एडमिशन करना है, पहली कक्षा में 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। हमारे पहली कक्षा में दाखिला करते तो पैसा नहीं देना पड़ता है, मगर अंबानी के स्कूल में अगर दाखिला लेना पड़ेगा तो मिनिमम 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाई दे सकेंगे गांव के लोगों को? जो कानून बनाया ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया, उसके धारा नंबर 11 में लिखा, बहुत समझने वाली बात है, गहरी बात है। धारा नंबर 11 में लिखा, जो बच्चा 5वीं कक्षा में दाखिल होगा उस बच्चे को मास्टर जी अपने पैतृक धंधे का, जाति आधारित पैतृक धंधे का प्रशिक्षण देंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चमार के बच्चे को 5वीं क्लास का चमार का बच्चा अगर है तो मास्टर जी बोलेगा बेटा चमड़ा कैसा काटते हैं जरा काट के बताओ, पॉलिश कैसे करते करके बताओ। कुशवाहा के बच्चे को, कोयरी के बच्चे को, कुर्मी के बच्चे को बोलेंगे बेटा हल कैसे चलाते चला के दिखाओ, दूध कैसे निकालते निकाल के दिखाओ। लोहार के बच्चे को लोहे का, सुतार के बच्चे को सुतार का, कुम्हार के बच्चों को, गडेरिया के बच्चों को तो क्या करेंगे? हम सभी लोगों को जाति का चरित्र मालूम है। आ गई मनुस्मृति। अभी 5वीं क्लास में बच्चों को गणित नहीं पढ़ाए जाएंगे, इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्ञान क ख ग नहीं पढ़ाया जाएगा, ये अंक गणित नहीं पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाया जाएगा? जाति आधारित धंधे का प्रशिक्षण। अगर हमारी सभी जाति
बहुजन समाज में जो बटे हुए 6,500 जाति कौन सी हमको मालूम है? तो हम लोग तो निचले लोग हैं। तो अगर हम लोग हमारी जाति का काम करेंगे तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जज कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे। कौन बनेगा? ब्राह्मण बनिया बनेगा। हम क्या बनेंगे? उनके लात खाएंगे, और लात खाने के बाद क्या बोलेंगे? अरे ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था। ये आ रहा है, ये मनुस्मृति आ रही है। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। अगर हम सड़क घेर ले, अगर संसद घेर ले, विधानसभा घेर ले, तो ज्यादा देर नहीं लगेगा। मगर लोगों का दिमाग तैयार करना एक बड़ा काम है। लोग चाहते हैं, लोगों को मालूम नहीं बीजेपी कौन है, लोगों को आरएसएस का लॉन्ग फॉर्म भी मालूम नहीं है, मगर फिर भी गांव के लोग बोलते योगी नहीं चाहिए। उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो देख रहा है क्या हो रहा है, क्या भुगत रहे लोग। अभी मालूम है भारत पर कितना कर्जा है? ये नरेंद्र मोदी कल भाषण किया 14-15 को, आपके बारे में भाषण नहीं किया। वो जो आतंकवादी ब्राह्मण लोग हैं उनके बारे में कहा ये देशभक्त है। बताओ, जो आतंकवादी ब्राह्मण है उसको देशभक्त कह रहा है। आरएसएस आतंकवादी ब्राह्मणों का संगठन है। 1990 में भारत सरकार पर कर्जा था 3.5 लाख करोड़ रुपए, 1990 में। तो इन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों का संगठन, ये चेहरे अलग अलग है मगर इनके नेता एक ही जाति के हैं। ये तीनों ने कानून पास किया कि सरकारी कंपनी को बेच दो। सरकारी कंपनी को क्यों बेच दो? क्योंकि वहां रिजर्वेशन है, उसको बेच डालो। 90 में, 91 में कानून आया, 90 में 3.5 लाख करोड़ था, कुछ कंपनियां बेच दी, तो कर्जा घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ गया। इसका मतलब आपने ढोंग किया। क्या क्या बेच दिया? नालको कंपनी बेच दिया, टेलको कंपनी बेच दिया, एयर इंडिया कंपनी बेच दिया, जो हवाई जहाज वाली, जो रेल है, रेल, अभी रेल में लोगों को मार दिया जाता है। पहले 2-4 मर जाते तो मंत्री इस्तीफा देता था, अभी रेल का मालिक हो गया गौतम अडानी। अब भारत सरकार नहीं है रेल का मालिक, उसमें कोई नौकरी नहीं है अभी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। तो रेल बेच दिया। अब ये अस्पताल बेचने वाले हैं। ये गांव गांव में जो हमारे लोगों को मुफ्त में इलाज होता है, सस्ते में इलाज होता है, या बड़े बड़े सिटीज में सरकारी अस्पताल में बड़ी बड़ी बीमारियों का सस्ता इलाज होता है, उसको अभी ये अंबानी अडानी को बेचने वाले हमारे लोग सुतल पड़े, हमारे लोग सोए पड़े। मतलब बुरा लगता है कि आप गांव के लोग हो तो आपको तुरंत समझ में आ रहा, आप तालियां बजा रहे हो। ये विषय तालियां बजाने का नहीं है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं शेम। शेम 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 का मतलब अरे 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 वाइट, बहुत धिक्कार है, बहुत बुरी चीज है ये आप जो बता रहे हो। मगर आपके अंदर वो आपके अंदर ईमानदारी है ना, गांव के लोगों उसको महसूस हो रहा है, सही बोल रही है। 1990 में कर्जा था 3.5 लाख करोड़। मोदी आया 2014 में, 2013 में भारत का कांग्रेस की सरकार था, भारत पर कब्जा था 56 लाख करोड़ रुपए। कितना था? 56 लाख करोड़ रुपए। अब लाल किले पर यह भाषण कर रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है, देश को बेच दिया, बेचने वाला आदमी बेशर्म है। अब भारत पर कब्जा है, भारत पर कर्जा है 271 लाख करोड़ रुपए। ये हमारे देश का भविष्य। अगर लोगों को जानकारी हुआ, ये बोलता है मेरे 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, लोग गांव के लोग बोलेंगे, गाली देकर बोलेंगे 56 इंच का सीना है। 271 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया भारत सरकार पर, देश पर। वो आपसे वसूला जा रहा है, आपको खबर नहीं है। हर आदमी के ऊपर 10-10 लाख रुपए का कर्जा है, तब जाकर ये खत्म होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया? अगर ये कर्जा चुकाना है तो भारत की मिट्टी को बेचना होगा, भारत की जमीन को बेचना होगा,
इसलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका जाता है, इसलिए विदेश दौरे करता है। क्यों करता है? वहां दस्तखत करने जाता है और भारत आने वाले 10 साल में हजारों लाखों कंपनियां ये किसान की जमीन बेच दिया है। किसान को पता तक नहीं है। जो अभी साधुओं के पीछे लगे हुए हैं, वो साधुओं के पीछे लगे लगे इनकी जमीन चली गई विदेशी कंपनियों के हाथ में। तो अभी चुनाव के लिए हमें रुकना नहीं पड़ेगा। अभी हर दिन जिन लोगों को, जिन युवाओं को, जिन लड़कियों को, जिन लड़कों को, जिन बुजुर्गों को समझ में आ गया, उनको बिठाकर समझाना पड़ेगा। नहीं समझाएंगे तो क्या होगा? कौन आएगा फिर? ये तो बुरा है ना। ये कोई खुशी के लिए तो मैं नहीं आया हूं। मेरा राज्य छोड़ के मैं यहां कोई खुशी के लिए तो नहीं आया हूं। कल मैं बिहार था, बोध गया से होकर यहां आया। अब मैं कल पुणे जाऊंगा, परसों भी राजस्थान जाऊंगा। ये कर रहे हैं हम लोग। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फुले शाह अंबेडकर, बुद्ध अंबेडकर हमारे बापजादा है। तो हमारे बापजादा का काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो उनके बापजादा क्या कर रहे हैं, हमको हमारे बापजादा का काम करना चाहिए। और किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम आज लड़ेंगे तो आने वाली नस्लें बचेगी। अगर हम अन्य लोगों की तरह जैसा सबका हो रहा है वैसा हमारा होगा, कल्याण थोड़ी होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे क्या करने की जरूरत है? लोगों को जगाने की जरूरत है। लोगों में उत्साह है। अगर लोगों को ऐसे ही छोड़ दो, लोग हताश है, निराश है, लोग मायूस है, लोगों को बुरा लग रहा है। आपके उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा अलग अलग राज्यों में लोग जा रहे हैं। अभी बिहार में एनआरसी लागू हो गया। इलेक्शन के पहले एनआरसी 3-4 लाख, कई करोड़ों लोगों का नाम निकाल दिया। अरे ये हमारा देश है, हमको ही वोटर लिस्ट से आउट कर रहे हो। घोटाला करके मोदी जी चुनकर आए। अब रो रहे, काशी के लोग रो रहे कि हमारा नेता गद्दार है, वो घोटाला करके आया है। हमारे लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आग बहुत है, माचिस की तिल्ली लगाने की जरूरत है। गुस्सा बहुत है सभी लोगों में। तो उत्तर प्रदेश में ये 10 तारीख का कार्यक्रम केवल 14 अक्टूबर का कार्यक्रम केवल चंदौली जिले तक सीमित नहीं है। 8-10 जिले, 2 मंडल के लोग इसमें मैं ला रहा हूं, ताकि लोगों को उत्साह लगे, लोगों को अच्छा लगे। और जो लोग नेता आ रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है। पंडित लोग उनसे डरे हुए हैं, समझ रहे हैं। और वो नेता भी तगड़ा उनसे फाइट कर रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो मैं आप लोगों से करबद्ध विनती करने आया हूं, ये आपका घर का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम की तैयारी करने में आप लोगों को साथ जुटाना है। अगर लड़ेंगे तो हमारा इतिहास स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, अगर नहीं लड़ेंगे तो भी लिखा जाएगा। तो 2 ही इतिहास में नाम होगा, एक तो शूरवीरों की सूची में नाम होगा, नहीं तो गद्दारों की सूची में नाम होगा। तो हम गद्दारों की सूची में नहीं जाएंगे, हम शूरवीरों की सूची में जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि बातें तो बहुत सारी है, मगर समझ में भी आनी चाहिए। धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि हमारे लोगों का समान एजुकेशन नहीं है, हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी समान नहीं है। तो धीरे धीरे आएगा, मगर 14 तारीख के बाद सबको जल्दी समझ में आएगा। और 14 तारीख को हम बड़ी घोषणा इस सरजमीन पर करने वाले हैं।